नमस्कार, वेलकम टू एडू कनेक्ट। आज के इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में देखने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड बिहेवियर, ये ऑलरेडी लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ये दो बेसिस पे कॉस्ट का क्लासिफिकेशन हम करने वाले हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, कॉस्ट इज divided into controllable cost and uncontrollable cost, whereas on the basis of time, cost is divided into historical cost and predetermined cost. इनका मतलब क्या है ये हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले है on the basis of controllability। तो सबसे पहले है controllable cost। controllability का मतलब जो हमारा मैनेजर है या हमारा मैनेजमेंट जो है, जो फैक्ट्री चला रहा है या ऑफिस चला रहा है, ये उस कॉस्ट को मैनेज कर सकता है या नहीं। अगर वो मैनेज कर सकता है, अगर वो कंट्रोल कर सकता है, तो उसे हम कहेंगे कंट्रोलेबल कॉस्ट। और अगर वो कंट्रोल नहीं कर सकता तो उसे हम कहेंगे अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। तो इसका मतलब जानते हैं। पहला है कंट्रोलेबल कॉस्ट। दीज आर कंट्रोलेबल कॉस्ट विच आर कॉस्ट दैट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड और रेगुलेटेड बाय मैनेजर और हेड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ये जो ऐसे कॉस्ट है जो उसका जो मैनेजर है, जो उस कॉस्ट को मैनेज कर रहा है, वो एक तो इन्फ्लुएंस कर सकता है, मतलब उसमें चेंज कर सकता है, या उसे रेगुलेट कर सकता है या कंट्रोल कर सकता है बाय द मैनेजर। कोई भी मैनेजर हो, फैक्ट्री का मैनेजर होगा, फंक्शनल मैनेजर होगा, या अगर डिपार्टमेंट में है तो वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, वो उसे कंट्रोल कर सकता है। तो इसे हम कहेंगे कंट्रोलेबल कॉस्ट। These costs may be directly regulated at a given level of management authority। ये समझने के लिए अब हम फैक्ट्री की जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। ये हमारी फैक्ट्री की स्ट्रक्चर है। फैक्ट्री में हमारे 3 वर्कशॉप हैं, मतलब तीनों वर्कशॉप में अलग अलग काम चल रहा है। और ये जो तीनों वर्कशॉप है इनका नाम है वर्कशॉप ए, वर्कशॉप बी और वर्कशॉप सी। वर्कशॉप ए में एक वर्कशॉप ए जो है उसमें कटिंग का काम चलता है, मतलब जो हमारे रॉ मटेरियल होता है उसे हम वर्कशॉप ए में सिर्फ कटिंग करते हैं। इस वर्कशॉप ए में 10 वर्कर्स हैं, इसमें सिर्फ कटिंग का काम चलता है, ये याद रखना। उसके बाद वर्कशॉप बी में जो कटिंग करके मटेरियल ए से मिला हुआ है, उसमें वर्कशॉप बी में उसे डिज़ाइन देने का काम चलता है। वर्कशॉप बी में 2 वर्कर्स हैं, वर्कशॉप ए में समझो 5 वर्कर्स हैं, और वर्कशॉप बी में जो डिज़ाइन देने के लिए ज़रूरी मशीनरी है वो मशीनरी और ये 2 वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं। इस बी वर्कशॉप से ये जो मटेरियल है वो सी वर्कशॉप में जाता है, और सी वर्कशॉप में 3 एम्प्लॉई हैं, और ये जो 3 एम्प्लॉई है ये इसे फिनिशिंग करने का काम करते हैं। एक छोटे रूप में हमने ये पूरी फैक्ट्री देख ली। अब हम देखते हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट। वर्कशॉप ए का जो मैनेजर है उसका नाम है एक्स। वर्कशॉप ए का मैनेजर ये एक्स है। ये एक्स जो आदमी है ये इन 5 लोगों पे कंट्रोल कर सकता है, मतलब इन्हें इन 5 व्यक्ति में जो कोई भी वर्कर अच्छा काम कर रहा है उसे ज़्यादा सैलरी दे सकता है, या फिर अगर कोई वर्कर अच्छा काम नहीं कर रहा है उसे काम से निकाल भी सकता है। वैसे ही वो मटेरियल पे भी कंट्रोल कर सकता है। कितने मटेरियल हमें यूज़ करना है, कौन से दिन हमें कितना मटेरियल कंज्यूम करना है, किस दिन हमें कम मटेरियल कंज्यूम करना है, ये भी वर्कशॉप एक्स के जो मैनेजर होंगे उनके हाथ में होगा। इसलिए वर्कशॉप ए में जो सारे डिसीजन लिए जाएंगे, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, या फिर कोई भी ओवरहेड्स, जैसे मशीनें, इस वर्कशॉप ए में जो मशीन है उसे लगने वाली लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, या फिर कोई भी ऐसा खर्चा जो वर्कशॉप ए में किया जा रहा है, ये एक्स की परमिशंस के बगैर हो नहीं सकता। मतलब जो एक्स है वो वर्कशॉप ए में जो सारे एक्सपेंसेस रहते हैं उन पे कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद वर्कशॉप बी का जो मैनेजर है उसका नाम है मिस्टर पी। वैसे ही मिस्टर पी बी वर्कशॉप में कोई भी अगर एक्सपेंसेस पे करने वाले हैं तो मिस्टर पी उस वर्कशॉप
के सारे एक्सपेंसेस पे कंट्रोल कर सकता है। और ऐसे ही वर्कशॉप सी जो है उसका मैनेजर है मिस्टर जेड। ये मिस्टर जेड भी वर्कशॉप सी में जितने वर्कर्स काम करने वाले हैं उनके मटेरियल पे, उनके लेबर पे और कई सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स पे डायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए जो इस वर्कशॉप के अंडर जो सारे एक्सपेंसेस आएंगे उन्हें हम कहेंगे कंट्रोलेबल कॉस्ट। तो वर्कशॉप में जो सारे कॉस्ट आते हैं उसे हम कंट्रोलेबल कॉस्ट कहते हैं। तो इसके बाद हम अनकंट्रोलेबल कॉस्ट दिखेंगे। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट समझने के बाद कंट्रोलेबल कॉस्ट और अच्छी तरह से समझ आएगा। तो दूसरा है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ स्पेसिफाइड मैनेजर। एक कोई भी मैनेजर के अंडर ये जो कॉस्ट है ये इजीली कंट्रोल नहीं हो सकती, इसीलिए उसे अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कहा जाएगा। These costs are imposed by the top management and or allocated to the several department। ये जो कॉस्ट है ये टॉप मैनेजमेंट से टॉप मैनेजमेंट से इम्पोज किया जाता है और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं उस पर अलोकेट किया जाता है। इन दोनों वर्ड्स का मतलब हमें देखना है क्योंकि ये दोनों वर्ड्स कॉस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट आर कंट्रोलेबल इन अ लॉन्ग रन। जो कॉस्ट होते हैं सारे कॉस्ट लॉन्ग रन में कंट्रोलेबल होते हैं एट द सम अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट लेवल। मतलब अगर मैनेजमेंट लेवल अप्रोप्रिएट डिसीजन लेगा तो सारे कॉस्ट जो होते हैं वो लॉन्ग रन में कंट्रोलेबल होते हैं। इसका एग्जांपल है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट का एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, रेंट, शेयर इन ऑर्गेनाइजेशन वाइज सिक्योरिटी कॉस्ट। तो यहाँ हम समझने के लिए फैक्ट्री में एडवर्टाइजमेंट तो पे नहीं की जाएगी, डेप्रिसिएशन हम ले सकते हैं, इंश्योरेंस ले सकते हैं, रेंट ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ लेते हैं सिक्योरिटी कॉस्ट। अब ये हमने पूरी फैक्ट्री देख ली। फैक्ट्री में सिर्फ वर्कर्स नहीं रहते हैं, उसके साथ फैक्ट्री को कंट्रोल और सिक्योर करने के लिए हमारे यहाँ सिक्योरिटी वर्कफोर्स भी रहता है। और सिक्योरिटी वर्कफोर्स में हमारे 4 एम्प्लॉयज़ हैं जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं ये 4 जो सिक्योरिटी गार्ड हैं इनको एक्स ने अपॉइंटमेंट नहीं की दी होगी, पी में भी पी व्यक्ति ने भी इन्हें अपॉइंटमेंट नहीं किया होगा, जेड ने भी इन्हें अपॉइंट नहीं किया होगा। तो ये जो सिक्योरिटी पर्सनल है इन्हें टॉप मैनेजमेंट ने फैक्ट्री के सिक्योरिटी के लिए यहाँ अपॉइंटमेंट दी हुई है। तो अगर सिक्योरिटी का जो खर्चा है वो ना तो एक्स के कंट्रोल में है, ना पी के कंट्रोल में है, ना जेड के कंट्रोल में है। जेड के कंट्रोल में सिर्फ सी डिपार्टमेंट, सी वर्कशॉप में जो सारा काम चलता है वो सारा काम जेड के कंट्रोल में है। तो जेड के लिए ये कंट्रोलेबल कॉस्ट रहेगी, लेकिन जेड के लिए सिक्योरिटी कॉस्ट ये अनकंट्रोलेबल कॉस्ट होगी। तो यहाँ हम देखते हैं कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि कंट्रोलेबल कॉस्ट कंट्रोल की जा सकती है, लेकिन अनकंट्रोलेबल कॉस्ट टॉप मैनेजमेंट से इम्पोज की जाती है, जैसे सिक्योरिटी कॉस्ट। और वे जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उन्हें अलोकेट की जाती है। मतलब इन 4 एम्प्लॉयज़ का सैलरी होगी टोटल मिला के 25,000 एक व्यक्ति की सैलरी, टोटल सैलरी 1 लाख। तो ये 1 लाख सैलरी हर डिपार्टमेंट को अलोकेट की जाएगी। तो इसे हम कहते हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। उसके बाद कॉस्ट को टाइम के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया जाता है। उसमें पहला आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट और दूसरा आता है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट देयर आर कॉस्ट विच आर असर्टेन आफ्टर दिस हैव बीन इनकर्ड। हिस्टोरिकल कॉस्ट कब हमें पता चलते हैं? जब ये इनकर्ड होते हैं या पे होते हैं, जब हम इनका पेमेंट करते हैं या फिर ये एक्चुअल में हम अलोकेट करते हैं, तब हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट के बारे में पता चलता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट आर नथिंग बट एक्चुअल कॉस्ट। जो एक्चुअल कॉस्ट है उसे ही हम हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट ये बेसिकली हिस्टोरिकल कॉस्ट ही होती है। ये हमें एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दे रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्मेंस। एक्चुअल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की जो सारी कॉस्ट होती है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है।
मतलब एक एक्टिविटी पूरी कंप्लीट करने के लिए हमें जो कॉस्ट आएगी वो हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट रहेगी। मतलब समझो, अगर हमें एक चीज़ बनानी है तो यहाँ हमने चीज़ रॉ मटेरियल से कन्वर्जन शुरू किया और ये चीज़ यहाँ जाके ख़त्म हो गई, इसका फिनिश गुड्स में कन्वर्जन हो गया। तो ये पूरी एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए हमें जो कॉस्ट आने वाली है, सॉरी, जो कॉस्ट आई हुई है, एक्चुअल में जो कॉस्ट आई है उसे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कहेंगे। तो these costs are not available until after the completion of manufacturing operation। ये कॉस्ट जब तक मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस कंप्लीट हो जाते हैं तब तक हमें पता नहीं चलती, लेकिन जब हमारे मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस मतलब हमारे गुड्स तैयार हो जाते हैं तब हमें ये कॉस्ट पता चलती है। तो इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। समझो ये हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस है, यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ जाके ये प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है। तो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट और प्री डिटरमाइंड कॉस्ट यही इसी एग्जांपल पे हमें देखना है। समझो ये हमारी एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में सबसे पहले हमें मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है वो परचेस करना पड़ेगा। समझो हमने मटेरियल परचेस करने के लिए 10 लाख रुपए खर्चा किया हुआ है। जब हम ये 10 लाख रुपए खर्चा करते हैं या हम 10 लाख का मटेरियल परचेस करते हैं तभी ये मटेरियल हमारे पास हमारे फैक्ट्री में आता है। हम ये मटेरियल डायरेक्टली फैक्ट्री में इनपुट नहीं करते, तो ये मटेरियल सबसे पहले स्टोर्स में जाता है। गोडाउन जो होता है उसमें हम ये स्टोरेज करके रखते हैं। गोडाउन में, स्टोरेज में ये हमने मटेरियल रख दिया। स्टोरेज में रखने के लिए हमें इस मटेरियल पे 10,000 रुपये खर्चा करना पड़ा। जैसे कि स्टोरेज की जो फैसिलिटी रहती है, गोडाउन के जो गोडाउन कीपर हैं, स्टोर कीपर है, उसकी सैलरी, इस पे हमें 10,000 का खर्चा आया। उसके बाद गोडाउन से फैक्ट्री में हमें इंटरनल ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। मतलब गोडाउन से जब माल हमारा फैक्ट्री में जाने वाला है तब हमें जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा उसके लिए हमें 2,000 खर्चा आया है। उसके बाद जब एक्चुअल में प्रोडक्शन हमारा शुरू हुआ है, एक्चुअल में प्रोडक्शन शुरू होने के लिए जो सारे वर्कर्स काम करते हैं उनकी सैलरी, वेजेस या फिर रॉ मटेरियल का खर्चा या फिर कई और खर्चे जैसे डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, लाइटिंग, पावर, ये सारे खर्चे मिला के हमें 3 लाख खर्चा आया है। 3 लाख खर्चा करने के बाद हमारे कई सारे वस्तु तैयार होती है, लेकिन सारे के सारी वस्तुएं हम कस्टमर्स को बेच नहीं सकते, क्योंकि 3 लाख, समझो अगर हमने 1,000 वस्तुएं तैयार की हैं तो इन 1,000 वस्तुओं में से कोई ना कोई वस्तु, मतलब 20 वस्तुएं ऐसी होंगी जो खराब हुई होंगी। तो ये 20 वस्तुएं अगर हमने कस्टमर को बेच दी तो हमारा रेपुटेशन खराब हो सकता है। इसीलिए हमें क्वालिटी इंस्पेक्शन करना पड़ता है और ये क्वालिटी इंस्पेक्शन हम करते हैं जिसकी वजह से अच्छी प्रोडक्ट कस्टमर्स को मिल जाए। और क्वालिटी इंस्पेक्शन होने के बाद पैकेजिंग के लिए हम आते हैं। पैकेजिंग में हमारी जो वस्तु है वो डायरेक्टली कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए और इजीली वो वस्तु आइडेंटिफाई होने के लिए हमें पैकेजिंग करना पड़ता है। और इस पैकेजिंग के लिए क्वालिटी पैकेजिंग के लिए हमें 50,000 खर्चा आया है। ये एक्चुअल में हमारा खर्चा है। वैसे ही क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए हमें 20,000 खर्चा आया हुआ है। और उसके बाद ये पैकेजिंग करने के बाद हम ये ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन हम ये मार्केट में करने वाले हैं। मतलब रॉ मटेरियल यहाँ से स्टार्ट होके जब तक ट्रांसपोर्ट तक नहीं पहुँचता या फिर फिनिश गुड्स बन के तैयार नहीं होते तब तक हमें ये सारी कॉस्ट पता नहीं चलती। मतलब जब हमने कहा कि परचेस का खर्चा 10 लाख है तो ये खर्चा एक्चुअल में 10 लाख आया हुआ होगा, ये फ्यूचर में नहीं है, ये एक्चुअल में हमने पे किए होंगे या फिर हमने ये वस्तुएं क्रेडिट पे परचेस की होंगी। स्टोर्स का खर्चा 10,000 है, मतलब ये एक्चुअल में खर्चा आया हुआ है। इंटरनल ट्रांसपोर्ट का खर्चा 2,000 रुपये है। प्रोडक्शन का खर्चा 3 लाख रुपए है। क्वालिटी इंस्पेक्शन 20,000 रुपये, पैकेजिंग 50,000 रुपये और स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन का कुछ ना कुछ खर्चा है ही। ऐसा हम अगर देखते हैं तो हिस्टोरिकल कॉस्ट हमें क्या पता चलती है, हमें कई सारे वस्तु अगर तैयार करने हैं तो एक्चुअल में कॉस्ट हमें कितना खर्चा करना पड़ा उसे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कहेंगे। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब यही है कि
आपने एक्चुअल में वो खर्चा किया हुआ है। मैं इसे और एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, आपको ये क्लिस्टर क्लियर कंप्लीट समझ में आ जाएगा। आपके पास अभी एक मोबाइल है या फिर आपके पास एक कंप्यूटर है। वो कंप्यूटर समझो या मोबाइल, या हम मोबाइल का ही एग्जांपल लेते हैं। वो मोबाइल जो है, वो मोबाइल आपने कल ही परचेस किया हुआ है, मतलब एक्चुअल में आपने परचेस किया, और जो शॉपकीपर था, जो दुकानदार था, उसे आपने 10,000 रुपये पेमेंट कर दिया। अगर आपने 10,000 ये पेमेंट कर दिया, तो आप इसे कह सकते हैं मोबाइल परचेस करने के लिए मुझे 10,000 एक्चुअल में कॉस्ट आई है, और यही कॉस्ट 10,000, ये कॉस्ट आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट बन गई, क्योंकि ये तो आपने एक्चुअल में पे कर दिए। इसीलिए हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है एक्चुअल कॉस्ट, आपने एक्चुअल में पेमेंट कर दिया। आपने समझो कभी होटल में आज खाना खाया होगा या फिर ब्रेकफास्ट किया होगा, और इसका आपका खर्चा 100 रुपया आ गया है, और आपने 100 रुपया पे भी कर दिया। तो ये 100 रुपया जो है, ये आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट बन जाएगा, क्योंकि आपने ये पेमेंट कर दिया है, या फिर पेमेंट आप करने वाले हैं फ्यूचर में, लेकिन आपको पता है कि ये 100 रुपीज़ आपने कंज्यूम कर दिए, होटल में जाके आपने खाना खा लिया। उसके बाद है प्री डिटरमाइन कॉस्ट। प्री डिटरमाइन कॉस्ट मतलब फ्यूचर की कॉस्ट, जिसका हम अंदाज लगा सकते हैं कि फ्यूचर में मुझे ये काम करने के लिए इतनी कॉस्ट आ जाएगी। तो दिस कॉस्ट आर फ्यूचर कॉस्ट विच आर असर्टेन इन एडवांस ऑफ प्रोडक्शन बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स अफेक्टिंग द कॉस्ट एंड कॉस्ट डेटा। हमारे पास जो अनुभव होता है, मतलब हमारे पास जो पूरा एक्सपीरियंस रहेगा प्रोडक्शन प्रोसेस का, उस प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए हम ये कॉस्ट इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इसे हम फ्यूचर कॉस्ट कहते हैं। ये हमारा एक्चुअल में कॉस्ट नहीं है, तो ये फ्यूचर में आने वाला कॉस्ट है। प्री डिटरमाइन कॉस्ट आर फ्यूचर कॉस्ट डिटरमाइन इन एडवांस बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स और एस्टिमेट। हमारे जो कंपनी के स्टैंडर्ड्स होते हैं, उससे हम प्री डिटरमाइन कॉस्ट का अनुमान लगा सकते हैं, या फिर हम एस्टिमेट से भी उसका अनुमान लगा सकते हैं। मगर अगर समझो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको अगले महीने एक मोबाइल फ़ोन परचेस करना है, और ये मोबाइल फ़ोन आपको जो पसंद आएगा वो आपको परचेस करना है, तो आप मोबाइल फ़ोन की कॉस्ट, आपको सबसे पहले कौन सा मोबाइल फ़ोन पसंद आया है वो आप देखोगे। आपको समझो XYZ मॉडल का आपको फ़ोन पसंद आया है, और ये जो फ़ोन है, ये फ़ोन की मार्केट में प्राइस है 10,000 रुपये। तो आप बता सकते हैं कि मुझे फ्यूचर में, मतलब अगले महीने 10,000 कॉस्ट आने वाली है, क्योंकि मुझे ये फ़ोन परचेस करना है। इसे हम कहते हैं प्री डिटरमाइन कॉस्ट। तो प्री डिटरमाइन कॉस्ट मतलब फ्यूचर की कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जो एक्चुअल में आपने खर्चा किया हुआ है वो कॉस्ट। दिस कॉस्ट आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ प्लानिंग। तो इस कॉस्ट का मतलब, ये तो फ्यूचर की कॉस्ट है, ये कभी कभी हमारी गलत भी हो सकती है, लेकिन प्री डिटरमाइन कॉस्ट हमें प्लानिंग के लिए बहुत मदद करती है, क्योंकि प्लानिंग ये फ्यूचर ओरिएंटेड कंसेप्ट है। प्लानिंग हम फ्यूचर की करते हैं, और फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए हमें फ्यूचर में कितनी कॉस्ट आएगी ये पता होना चाहिए। इसीलिए प्लानिंग में प्री डिटरमाइन कॉस्ट या फ्यूचर कॉस्ट का बहुत ही बड़ा रोल होता है। वैसे ही अच्छा कंट्रोल करने के लिए भी हमें प्री डिटरमाइन कॉस्ट की ज़रूरत है। समझो अगर मैं एक नई प्रोडक्शन फैक्ट्री इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले सोचूंगा कि मुझे लॉजिस्टिक्स पे या रॉ मटेरियल परचेस पे कितना खर्चा आएगा। ये खर्चा मुझे अब तक आया नहीं है, ये मुझे खर्चा आने वाला है, लेकिन मैं इसका एस्टिमेट लगा सकता हूँ कि इसका मुझे खर्चा एक अप्रॉक्स 2 लाख से 2,20,000 तक आने वाला है। ये फ्यूचर में आने वाला है। वैसे स्टोर्स पे मुझे कितना खर्चा आएगा, तो ये मैं एक अनुमान लगा सकता हूँ कि इसका मुझे खर्चा 15,000 से 17,000 तक ये खर्चा आ सकता है। इंटरनल ट्रांसपोर्ट पे 10,000 से 12,000 तक खर्चा आ सकता है। प्रोडक्शन पे मुझे 3 लाख से 3,50,000 तक खर्चा आ सकता है। क्वालिटी इंस्पेक्शन पे 10,000 से 15,000 तक खर्चा आ सकता है। वैसे ही पैकेजिंग पे मुझे 1 लाख से 1,20,000 तक खर्चा आ सकता है, और ट्रांसपोर्टेशन पे एक अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25,000 तक खर्चा आ सकता है।
ये जो सारे कॉस्ट मैंने यहाँ देखे हुए हैं, ये सारे कॉस्ट प्री डिटरमाइन है, क्योंकि ये जो कॉस्ट है ये अब तक मुझे एक्चुअल में पे नहीं करने पड़े, तो ये मैंने फ्यूचर का एस्टिमेट लगा के ये अभी कॉस्ट मैंने कैलकुलेट किए हुए हैं, तो इसे हम कहते हैं प्री डिटरमाइन कॉस्ट। तो इसके बाद ये लेक्चर यहाँ समाप्त होता है। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये मेरे आईडीज़ हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।